स्टैंडर्ड कंसेप्शन ऑफ थेरीज है, उसके बाद डिफरेंसेस है नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस में, फिर कोहन के व्यूज़ दिए हुए हैं नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस के बारे में। उसके बाद सोशल साइंसेस को कंपेयर किया गया है नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ। उसके बाद नेचुरल साइंसेस और इंटरप्रेटिव साइंसेस के दरमियान डिफरेंसेस बताए गए हैं। सबसे पहले जो हमने कवर करना है वो इसमें सबसे पहले आपका नेचुरल और सोशल साइंसेस का डिफरेंसेस होगा। आपने फ़िलासफ़ी में पढ़ा होगा कि सोशियोलॉजी में 2 पर्सपेक्टिव्स फ़ॉल करते हैं, इंटरप्रेटिविज़्म और पॉजिटिविज़्म। इंटरप्रेटिविज़्म बेसिकली क्वालिटेटिव है और पॉजिटिविज़्म बेसिकली हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च है। इंटरप्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, जिसकी हम एक्सप्लेनेशन दें उसको हम इंटरप्रेटिविज़्म कहते हैं। हमने रिसर्च में भी पढ़ा है कि क्वालिटेटिव में जब हम काम करते हैं तो हम इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी सोशल फिनोमिना को। और जो पॉजिटिविज़्म है या क्वांटिटेटिव है उसमें हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सोशल फिनोमिना को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट का आपको कंसेप्शन दिया गया है कि जो रैशनलिस्ट होते हैं वो बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्शन को फॉलो करते हैं। उनका ये मानना है कि हर जो सोशल फिनोमिना है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ठीक है, रैशनल का मतलब होता है कि रीज़न ढूंढना, कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना, जबकि एम्पिरिसिस्ट जो होते हैं वो मेथडोलॉजिकल कंसेप्शन पे बिलीव करते हैं। जो एम्पिरिसिस्ट होता है इन थेरिस्ट का ये मानना है कि जो हमारे पास नॉलेज आता है बेसिकली ये हमारी 5 to 6 जो हम सेंसेस यूज़ करके गेन करते हैं वो नॉलेज हमें उस मेथड से पहुंचता है। उसके बाद लिंडबर्ग ने एक्टिविटी कंसेप्शन का बताया हुआ है। ये बेसिकली आपको कंसेप्शन की टाइप्स दी हुई हैं। सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल कंसेप्शन बताया गया है जो रीज़न पे फोकस करता है, लॉजिक पे फोकस करता है। उसके बाद एम्पिरिसिस्ट का बताया गया है जो कि आपकी सेंसेस के नॉलेज से जो हमें नॉलेज गेन होता है उस पे फोकस करता है। थर्ड वाला जो कंसेप्शन है वो एक्टिविटी कंसेप्शन है। इस एक्टिविटी कंसेप्शन जो थेरिस्ट होती हैं उनका ये मानना होता है कि कोई भी फिज़िकल या ह्यूमन एक्टिविटी जिसके थ्रू हम साइंस को कंट्रोल करके अपने ह्यूमन इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं उसको हम एक्टिविटी कंसेप्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं या जैसे हमने अभी टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एयर कंडीशन हमने बना लिया, हमने हीटर्स बना लिया, हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब हम एनवायरनमेंट को अपने कंट्रोल में लेके आते हैं यानी कि हम नेचर के लॉज़ को अपने हाथ में लेते हैं, वो एक्टिविटी कंसेप्शन होता है। इसमें जो ऑगस्ट कॉम्ट था इसने ये आर्ग्यू किया था कि जो सोसाइटी है क्योंकि ये स्टैटिक फॉर्म में नहीं रह सकती, इसमें जो चेंज है वो आता रहता है। सोसाइटी कभी तो स्टैटिक हालत में होती है और कभी कॉन्फ्लिक्ट में होती है। तो डेवी ने इस पे क्रिटिसाइज़ किया था कि जो सिस्टमैटिक वर्जन होता है ऑर्डिनरी प्रैक्टिसेस का जिसमें जो रिफ्लेक्ट करता है हमें सिस्टमैटिक वर्जन उसको हम एक्टिविटी कंसेप्शन का नाम देते हैं। फोर्थ पे इसने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्शन का नाम दिया है कि साइंस एक बॉडी है जिसमें जो थ्योरेटिकल नॉलेज है या जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फैक्ट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। जब हम किसी भी हम फैक्ट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब ये है हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि जो थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है वो साइंटिफिक नहीं है। ये जो अब आपने कंसेप्शन पढ़े हैं साइंस के इस स्लाइड में वो सबसे पहले एक तो थ्योरेटिकल कंसेप्शन है, मेथोडोलॉजिकल कंसेप्शन है, एक्टिविटी कंसेप्शन है, थ्योरेटिकल कंसेप्शन। ये 4 कंसेप्शन आपने फर्स्ट स्लाइड में पढ़े हैं। जो थ्योरेटिकल है वो रीज़न या लॉजिक पे फोकस करते हैं। जो एम्पिरिसिस्ट है जो एम्पिरिसिस्ट आपका पर्सपेक्टिव है वो बिलीव करता है कि हमारे पास जो नॉलेज आ रहा है वो सेंसेस से आ रहा है। प्लीज़ अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कर दें। नेक्स्ट एक्टिविटी कंसेप्शन का बताया हुआ है कि जब हम नेचर को अपनी एक्टिविटी के थ्रू कंट्रोल करते हैं, अपना इन्वायरमेंट कंट्रोल करते हैं, वो बताया हुआ है। फोर्थ पे जो थ्योरेटिकल कंसेप्शन है उसमें फैक्ट्स का बताया हुआ है जो इंटर रिलेटेड होते हैं।
जब आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं या कोई भी थ्योरी आप डिस्कवर करते हैं या बिल्ड करते हैं, उसमें आप देखते हैं जो फैक्ट्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं। उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये नहीं होता कि वो दोनों वेरिएबल्स आपस में इररेलेवेंट हों या एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशन ना हो। सेकंड स्लाइड में आपको कंसेप्शन साइंस के बताए हुए हैं कि सबसे पहले यूनिवर्सल लॉज कंसेप्शन है और दूसरा मेथडोलॉजिकल कंसेप्शन है। जो यूनिवर्सल लॉज कंसेप्शन है, बेसिकली ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये वाले सब्जेक्ट्स इसको फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है न्यूटन का सेकंड लॉ। इसमें हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारे पास वेरिएबल्स नहीं होते, हमारे पास स्टेटमेंट्स नहीं होते। जबकि जो मेथडोलॉजिकल होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है। हम एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करते हैं, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और फिर जो थेरीज होती हैं उनको बिल्ड करते हैं। हॉब्स एंड डिकार्ड्स ने ये आर्ग्यू किया था कि जो मेथडोलॉजी है, इसका जो कंसेप्शन है, ये डिडक्टिव है रेदर एक्सपेरिमेंटल के। आपको ये तो पता होगा कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है, जो पॉजिटिविज्म है, वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। मतलब वो पहले हाइपोथेसिस लेते हैं, उससे वो थ्योरी को टेस्ट करते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव होते हैं, वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं। उनके पास डाटा होता है, डाटे में से वो थ्योरी ले निकालते हैं। तो ये इंटरप्रेटिविज्म और पॉजिटिविज्म के यहाँ लॉज को डिफाइन किया हुआ है कि जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं वो नेचुरल साइंसेस वाले यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूटन का लॉ आपको एग्जांपल दी हुई है। और जो मेथडोलॉजिकल कंसेप्शन है, ये सोशल साइंसेस वाले, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं मेथडोलॉजिकल कंसेप्शन को। मेथडोलॉजिकल में क्या होता है, इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हम डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करके हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्शन बताई हुई हैं। एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी, आई होप दैट अभी तक आपने फिलॉसफी में पढ़ लिया होगा। जो एपिस्टेमोलॉजी होती है, वो आपको ये बताती है कि आपकी जो नेचर सोर्स है, आपका जो आपके पास नॉलेज है, उसका सोर्स क्या है। और एपिस्टेमोलॉजी आपको बताती है, ओंटोलॉजी सॉरी आपको बताती है कि उसकी नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो बिलीफ है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ये हमारे पास रियलिटी है, हमारे पास नॉलेज है। ये जो हमारी जो रियलिटी है, वो ओंटोलॉजी है। हम जब तक इस बिलीफ पे हमारा बिलीफ नहीं होगा, इस पे हम ये नहीं कह सकते कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान होने के लिए यही बातें तो ज़रूरी है ना। तो हमारी रियलिटी ये है कि हमें अल्लाह को एक मानना होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी मानना होगा। ये हमारी रियलिटी है, ये ओंटोलॉजी है। अब इसका सोर्स जो होगा वो हमारी एपिस्टेमोलॉजी होगी। इसका सोर्स हमारे पास कुरान मजीद है। हमें कुरान से ही पता चला है ना कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्शन में ये बताया जा रहा है कि जो आपके पास साइंसेस होती हैं, वो एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस नहीं करती। जो आपकी सोशल साइंसेस होती हैं, जैसे सोशियोलॉजी होगी, सोशियोलॉजी वाले एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस करते हैं। मतलब एपिस्टेमोलॉजी हमने पढ़ा है कि सोर्स जो होता है। अब सोर्स हमारे पास डाटे का क्या होता है, या तो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं या रिस्पोंडेंट्स होते हैं। मतलब सोसाइटी में वो लोग जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना होता है। तो हमारे पास सोशल साइंसेस में वो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। हम प्लीज़ अपना माइक्रोफ़ोन ऑफ कर दें। सॉरी, मैं एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी की बात कर रही थी कि जो सोशल साइंसेस वाले होते हैं, वो एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस करते हैं कि हमारे पास सोर्स क्या है रियलिटी का। जैसे हमने अभी सोर्स बताया था कि हमारे पास हमारी रियलिटी का सोर्स कुरान पाक है। तो जो नेचुरल साइंसेस वाले होते हैं, वो एपिस्टेमोलॉजी की बजाय ओंटोलॉजी पे फोकस करते हैं। वो सोर्स पे फोकस नहीं करते, उनके नज़दीक रियलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेदर देन सोर्स के। इसमें फिर डरखाइम का बताया हुआ है कि उसने साइंटिफिक नॉलेज को बताया हुआ है कि जो साइंटिफिक या नेचुरल साइंसेस का नॉलेज हो गया, नेचुरल साइंसेस में जो आपकी बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री आती है, वो हाईली रिफाइंड होता है, क्योंकि उनमें उन सब्जेक्ट्स में कभी भी ह्यूमन सब्जेक्टिविटी नहीं आती। सोशल साइंसेस में दो तरह की सब्जेक्टिविटी होती है,
सब्जेक्टिविटी को हम रिफ्लेक्सिविटी का भी नाम देते हैं। ये एक तो रिस्पोंडेंट्स की होती है, एक रिसर्चर्स की होती है। रिस्पोंडेंट्स की होती है कि अगर किसी ने कभी डाटा कलेक्ट किया हो तो आपको पता होगा बाज़-औक़ात रिस्पोंडेंट्स हमें रियल उनके फैक्ट्स नहीं बता रहे होते हैं। बाज़-औक़ात हमारे पास भी अगर कोई डाटा लेने आए तो हम इतने टायर्ड होते हैं अपनी रूटीन से कि हम उन्हें स्टेटमेंट पढ़े बगैर टिक लगा देते हैं, ठीक है? वो हमारी रिफ्लेक्सिविटी होती है। जो रिसर्चर की रिफ्लेक्सिविटी होती है वो ये होती है कि रिसर्चर उन मेथड्स को, उन प्रोसीजर को सेलेक्ट कर लेता है जो उसके लिए ईज़ी या अवेलेबल होते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिविटी 2 तरह की होती है। ये कहता है कि ये रिफ्लेक्सिविटी नेचुरल साइंसेस में नहीं होती। जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने केमिस्ट्री में कोई फ़ॉर्मूला बनाना है या हमने ऑक्सीजन बनानी है, तो ऑक्सीजन के जब तक हम 2 मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं बन सकती। उसमें हमारी ह्यूमन सब्जेक्टिविटी की एंट्रेंस नहीं होगी। जबकि सोशल साइंसेस में क्या होता है, सोशल साइंसेस में क्योंकि सब्जेक्टिविटी काम करती है, इसलिए सोशल साइंसेस सोर्स पे फ़ोकस करते हैं, जबकि जो नेचुरल साइंसेस वाले होते हैं, वो इसकी ओंटोलॉजी पे, रियलिटी पे फ़ोकस कर रहे होते हैं। ये ओंटोलॉजी नेक्स्ट इसने जो आपका कंटेंट कंसेप्शन है, इसमें सेकंड लाइन में इसने बताया हुआ है कि ये ओंटोलॉजी पे फ़ोकस करते हैं और लास्ट में भी बताया हुआ है कि नेचुरल साइंसेस में बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह है। नेक्स्ट इसने रिगर कंसेप्शन और अप्रूवल कंसेप्शन का बताया हुआ है कि जो रिगरस कंसेप्शन होता है वो नेचुरल साइंसेस का होता है। उसमें हमारी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, उसमें जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसे नहीं होता कि अगर हमें किसी पे रहम आ गया तो हम उसको छोड़ देते हैं। जो नेचर होती है, नेचर को कहा जाता है कि ये बहुत क्रूल है। वो इसलिए क्योंकि उसके हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं, उसमें किसी भी तरह की सब्जेक्टिविटी नहीं आती। जबकि अप्रूवल कंसेप्शन में हम देखते हैं कि अप्रूवल कंसेप्शन वो कंसेप्शन होता है जो बार-बार अप्रूव्ड हुआ हो। वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई थ्योरी है, डर्कहाइम की थ्योरी है, जैसे सुसाइड की। आपने होपडा थ्योरीज़ में पढ़ा होगा इसकी थ्योरी को, डर्कहाइम की थ्योरी को। अब डर्कहाइम की थ्योरी पे मैं रिसर्च करूँगी, मेरे जूनियर्स करेंगे, मेरे सीनियर्स करेंगे, वो बार-बार इंटर रिलेटेड जो फैक्ट्स आएँगे, वो अप्रूव्ड हो जाएँगे। मतलब मैं कह सकूँगी कि वाक़ई डर्कहाइम की थ्योरी आज भी काम कर रही है, हमारी सोसाइटी पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा कंसेप्शन होता है सोशल साइंसेस में, वो अप्रूव्ड होता है कि हमने उस पे बार-बार रिसर्च करने के बाद उसको वेरीफ़ाई किया होता है। जबकि जो नेचुरल साइंसेस होती हैं, इसमें अप्रूव्ड नहीं होता, बल्कि इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा कंसेप्शन होता है। नेक्स्ट इसने स्टैंडर्ड्स कंसेप्शन के बताए हैं, स्टैंडर्ड कंसेप्शन ऑफ थ्योरीज बताए हैं। इसमें सबसे पहले पॉजिटिविस्ट आया। अगस्ट कॉम को आपने पढ़ा होगा थ्योरीज में। उसने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया है कि सबसे पहले जो इंसान था, वो रियलिटी पे इस तरह फोकस करता था कि ये जो रियलिटी है या ये जो दुनिया चल रही है, इसमें जादू है कोई। वो थियोलॉजिकल स्टेज थी, सॉरी। उसमें इंसान जादू पे बिलीव करता था कि कोई जादू कर रहा है, इसलिए ये दुनिया चल रही है। जैसे-जैसे ह्यूमन बीइंग्स डेवलप करते गए, मेटाफिज़िकल स्टेज आई जिसमें इंसान ने जादू से खुदा पे यकीन करना शुरू कर दिया। वो खुदा अल्लाह हो, खुदा कोई बुत हो, जिस भी सूरत में, जिस भी पर्सपेक्टिव में वो देख रहा था, वो खुदा को देख रहा था कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोर्स है जो इस दुनिया को पूरी को चला रही है। ये मेटाफिज़िकल स्टेज थी। मेटाफिज़िकल का मतलब होता है कि जिसकी बहुत बड़ी कोई फ़िज़ीक हो, जो आम इंसानों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जो थर्ड स्टेज थी हमारी साइंसेस की, वो पॉजिटिविस्ट थी। ये पॉजिटिविस्ट ही आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, तो फिलोसॉफिकल मूवमेंट की वजह से आपके पास एक कह लें कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट आने लग गई थी हर सोशल फिनोमिना की। अगस्ट कॉम को हम फाउंडर मानते हैं सोशियोलॉजी का। इसने सोशियोलॉजी का नाम पहले सोशल फिज़िक्स रखा था। इसने ये कहा था कि जैसे नेचुरल लॉज़ को डिस्कवर करने के लिए हमारे पास फिज़िक्स है, इसी तरह ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कवर करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास फिज़िक्स होनी चाहिए। फिर इसने उसको सोशल फिज़िक्स का नाम दिया, फिर बाद में ये डेवलप होके सोशियोलॉजी बन गया। तो जो पॉजिटिव स्टेज थी, उनका ये बिलीव है कि ये जो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है, ये जो हमारी थ्योरीज़ हैं, ये यूनिवर्सल्स हैं। इसमें जो हम लॉज़ डिस्कवर करते हैं, ये लॉज़ को वेरीफ़ाई करते हैं, इनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है। फिर थ्योरी का मीनिंग बताया कि इसमें जो हम वेरिएबल्स बताते हैं, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसमें
एक्सियोमेटिक लॉजिकल स्टेटमेंट का बताया हुआ है कि इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगस्त कॉम ने जो स्टैटिक हमारी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें उसने रिसर्च की है, बार-बार इस पे रिसर्च हुई है। ये क्योंकि बार-बार ये वेरीफाई हुआ है, उसके बाद ये हमारे पास थ्योरी आई है। नेक्स्ट इसने स्टैंडर्ड कंसेप्शन ऑफ थेरीज का बताया कि जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जो थेरी बनती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। कि आपकी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है मीनिंगफुल जो डिस्कोर्स होता है वो कंसिस्ट करता है आपके फॉर्मल सेंटेंसेस पे, इसमें आपका लॉजिक होता है, मैथमेटिक्स होती है। फिर सेकंड पे वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास लॉजिक या जो हमारे पास फैक्ट्स आते हैं इनको हम विद इन द टाइम वेरीफाई करते रहते हैं। जैसे उसने ये बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल साइंस का कोई सब्जेक्ट है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं कि वाकई वो जो स्टेटमेंट बनी हुई है वो वेरीफाइएबल है। इसमें जैसे इसने स्टेटमेंट दी हुई है कि चोरी करना गलत बात है, रॉन्ग टू स्टील। कह रहा है ये कोई स्टेटमेंट या कोई अब्स्ट्रैक्ट लॉ नहीं है, इसमें किसी भी किस्म की अब्स्ट्रक्शन नहीं है। ये किसी भी एक कोई भी एक आम सी कॉमन सी स्टेटमेंट है, एक स्टीरियोटिपिकल आपकी स्टेटमेंट है सोसाइटी की। कोई भी इंसान जैसे हमारी इंसान सब इंसानों की सब्जेक्टिविटी अलग होती है, हमारा पर्सपेक्टिव अलग होता है, हम हर चीज़ को अलग तरीके से परसीव करते हैं। इसी तरह वो कह रहा है कुछ लोग इस स्टेटमेंट को अप्रूव करेंगे और कुछ लोग इस स्टेटमेंट को डिसअप्रूव कर देंगे। तो वो कह रहा है कि जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो एक तो ये करते हैं कि वो लॉजिक और जो हमारे फैक्ट्स होते हैं उन पे फोकस करते हैं, और फिर जो लॉजिक आता है किसी भी सोशल फिनोमिना के पीछे उसको वो बार बार वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट आपको स्टैंडर्ड कंसेप्शन ऑफ थेरीज बताया हुआ है, इसमें क्रिटिसिज्म हुआ था। इसमें कोहन और मिलर ने क्रिटिसिज्म किया था कि इसमें लिमिटेड वोकेबलरी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये हम सोशल साइंसेस में नहीं यूज़ कर सकते। क्योंकि हमने पढ़ा है ना क्वालिटेटिव में कि जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा होता है जो हमारे पास पार्टिसिपेंट से आता है। जब तक हमें डाटा ठीक नहीं मिलेगा ना तो हमारी कोई थ्योरी बिल्ड हो सकेगी, ना हम आगे कहीं रिसर्च वो प्रेजेंट कर सकेंगे। तो वो यही बात उसने बताई हुई है कि क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर्स होते हैं आपके पास वर्ड्स के, क्योंकि आपने डाटे पे काम करना होता है। जब हमारे पास क्वालिटेटिव में हमारे पास ये होता है कि हम डाटा लेते हैं, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज तो उर्दू है ना, हम उर्दू में डाटा लेते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करवाते हैं हम इंग्लिश में, फिर उसके ट्रांसलेशन के बाद उसकी ट्रांजैक्शन होती है, मतलब उसमें से जो अनइम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन के बाद फिर उसमें से हम थीम्स निकालते हैं, थीम्स निकालने के बाद उसमें कोडिंग होती है, कोडिंग होने के बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो वो कह रहा है कि जब हम इंटरप्रिटिविज्म में जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में पढ़ रहे हैं कि हमारे लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास एक्सटेंडेड, हमारे पास ब्रॉड वोकेबलरी होनी चाहिए। तो जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट होती हैं वो लिमिटेड वोकेबलरी यूज़ करते हैं। सेकंड पे इसने बताया हुआ है कि इसमें जो वैरायटी ऑफ रूल्स होती है, इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड रूल्स होते हैं, क्योंकि हमने जब कोई भी रिसर्च करनी है तो हम कहते हैं कि सोशल साइंसेस में हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% है। मतलब हम पहले ही बता रहे हैं कि 5% हम कह सकते हैं कि ये रिसर्च वेरीफाइएबल या एक्यूरेट नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि जो रिसर्च कर रहा है वो भी ह्यूमन बीइंग है और जिससे उसने डाटा लेना है वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि इंसान अपनी सब्जेक्टिविटी को कंट्रोल कर ले। जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्टिविटी या तो रिसर्चर की तरफ से भी हो सकती है या पार्टिसिपेंट की तरफ से भी हो सकती है। फिर इसने थर्ड पे बताया हुआ है कि जो आइडियलाइजेशन होती है, जिसमें हम सिंपली रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी साइंटिफिक थ्योरी को और प्रैक्टिसेस को, इसमें हम आइडियलाइजेशन करते हैं अपनी, मतलब हमारे पास हमने पीछे न्यूटन का लॉ पढ़ा है, ठीक है। वो न्यूटन के लॉ में उसने क्रिटिसिज्म के बाद भी आज भी हमारे जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं वो न्यूटन का लॉ पढ़ रहे हैं। मतलब क्रिटिसिज्म के बाद भी वो कह रहा है जो अगली उससे रिलेटेड हमारे पास फैक्ट्स आते हैं वो भी उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। फिर इसने लास्ट में बताया हुआ है कि ये जो ऐसी थेरीज होती हैं, ये ऐसे एनालिसिस होते हैं, वो अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारे इंटर रिलेशंस को।
इसमें हमारी थेरीज होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं और इंटरप्रिटेशंस होती हैं। फिर इसने सिमेंटिक व्यू का बताया हुआ है। सिमेंटिक व्यू का मतलब है कि आप थ्योरी को मॉडल्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, आप थ्योरी को स्टेटमेंट में नहीं प्रेजेंट कर रहे, आप थ्योरी के वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं कर रहे। जो सिमेंटिक व्यू ऑफ थ्योरीज होता है उसमें क्या होता है कि जो फिलोसफी होती है, साइंस की फिलोसफी होती है, इसमें साइंटिफिक थ्योरी होती है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट मॉडल्स के साथ। अब ये जो मॉडल्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं और इंटर रिलेटेड भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स की हमने मार्क्सिज्म थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। कार्ल मार्क्स से पहले कन्फ्लिक्ट पे काम किया हुआ है हीगल ने। कार्ल मार्क्स के बाद जॉर्ज सिमल ने काम किया। जॉर्ज सिमल ने कहा था कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये हमारे इकोनॉमिकल लाइफ में नहीं बल्कि हमारी सोशल लाइफ में भी है। सोशल रिलेशंस में भी या सोशल लाइफ में भी जो सबॉर्डिनेट होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है सुपर ऑर्डिनेट से। मतलब चाहे हम किसी भी सूरत में किसी भी रिलेशन को ले लें, जैसे हमारे पेरेंट्स और कह लें कि पेरेंट्स और बच्चे हैं कि जो पेरेंट्स के पास क्योंकि अथॉरिटी ज़्यादा होती है वो सुपर ऑर्डिनेट होते हैं, वो बच्चों को किसी ना किसी तरह एक्सप्लॉयट कर रहे होते हैं, किसी एक को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, किसी एक के साथ सुपीरियर ट्रीटमेंट करके वो एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है। जो कार्ल मार्क्स था उसने मार्क्सिज्म या जो हमारा कन्फ्लिक्ट था उसने उसको इकोनॉमिकल लाइफ में एक्सप्लेन किया था, जबकि जो जॉर्ज सिमल था उसने उसी कन्फ्लिक्ट को इकोनॉमिकल लाइफ में डिस्क्राइब किया था कि इकोनॉमिकल लाइफ में सोशल लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास सुपर ऑर्डिनेट और सबॉर्डिनेट होता है जो एक्सप्लॉयट कर रहे होते हैं। फिर इसने लास्ट में बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास व्यू होता है, जो मीनिंग्स होते हैं थ्योरी के, ये हमारी फैमिली मॉडल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी जो मार्क्सिज्म है उसका एक कह लें कि फैमिली मॉडल बताया है, उसके आगे के और उसके पीछे के थ्योरीज का बताया कि उन्होंने क्या क्या इससे रिलेटेड काम किया। तो वो कह रहा है कि जब हम सिमेंटिक व्यू देखते हैं किसी भी थ्योरी का, इसका मतलब है कि उस पर पहले आपके जूनियर ने भी काम किया, आपके सीनियर ने भी काम किया। जैसे जो कार्ल मार्क्स था उसका जो सीनियर था वो ईगल था, उसके बाद जो कार्ल मार्क्स का जूनियर था वो जॉर्ज सिमल था। नेक्स्ट इसने सिमेंटिक व्यू प्रेजेंट किया हुआ है कि जो सिमेंटिक व्यू होता है वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है रेगुलरिटीज़ को। इसमें रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं